जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द डिले। हम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि थर्ड लास्ट चैप्टर है हमारा P1 का, पर्सनल एथिक्स। बहुत ईजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं इजीली बहुत जल्दी में इसको कंप्लीट करूँगा और मैं इतनी ज़्यादा देरी नहीं लगाऊंगा इसके अंदर यार कि मैं बहुत डिटेल में जाऊँ। इंशाल्लाह मैं डिटेल में जाऊँगा ही नहीं। हम इसकी एथिकल थेरीज़ के अंदर जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू एथिक्स हम इसके अंदर देखेंगे। इंट्रोडक्शन हम देखने जा रहे हैं हम बेसिक इश्यूज़ क्या हैं, क्यों एथिक्स ज़रूरी हैं और क्या फ़िलासफ़र्स क्या कहते हैं इसके ऊपर, एकेडमिक स्टडीज़ हुई हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं और स्टफ़ लाइक दैट। आप सारा कुछ इसके अंदर पढ़ लेंगे। सब कुछ तो नहीं खैर, जितना सिलेबस के अंदर रिक्वायर्ड है, जितना आपने पास होने के लिए करना है उतना आप कर लेंगे। फिक्स या डू एथिक्स चेंज ओवर टाइम? हो जाते हैं चेंज। 5 साल पहले कत्ल करना जो सा था, वो मर्डर करना किसी का, वो अलाउड नहीं था, अनएथिकल था। अब एथिकल है? नहीं। तो कुछ लोग समझते हैं कि कभी भी चेंज नहीं आ सकती। चेंज नहीं आ सकती, एक दफ़ा जो बात हो गई वो हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। ड्रग लेना अगर गलत था तो अभी भी गलत था और पहले भी गलत था। किसी को कत्ल करना पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। सिगरेट पीना पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। ये सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। जो ऐसे वो जो अनचेंज रहते हैं, जो अपने आप को चेंज नहीं करते या वो करना नहीं चाहते या उनको किया करने नहीं दिया जा रहा, उनको कहते हैं एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। इस्लाम, मैं इसके ऊपर मैं रिलीजन की बातें ज़्यादा नहीं करता और मगर मैं इसके अंदर बात लाजमी लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। इस्लाम अनचेंज, चेंज नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। लड़ें लोग, मारें, गलत बोलें, कुछ भी करें, वो ये नहीं कह सकते कि चेंज होता। जैसा था वैसे ही चेंज नहीं हुआ। मगर जो लोग कहते हैं कि ओवर टाइम चेंजेस आ सकती हैं, जो लोग कहते हैं कि यार इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, अगर मर्डर करना ठीक है, अगर आप किसी गलत बंदे का करो ठीक है, अच्छी बात है, बेशक उसके ऊपर कोई इतना इल्ज़ाम नहीं वगैरह, उसके ऊपर लोगों को उसने बदनाम बड़ा हो गया, उसको कत्ल कर दो, नो इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप कहते हो कि इफ़ समवन हिट्स यू ऑन द राइट चीक ऑफर हिम योर लेफ्ट, आप कहते हो यार ऐसे नहीं करना हमने। खैर मैंने ये गॉस्पेल ऑफ जॉन से मैंने ये पकड़ी थी। आई एम सॉरी अगर कोई क्रिश्चियन इसको सुने तो माफ़ कीजिएगा। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन की कोट मैंने ली थी, उसके ऊपर लिखा हुआ है बाइबल में एथिकल रियलिटिज्म है। उनकी बाइबल में चीज़ें लिखी हुई हैं, कवर अ लेडीज़ हेयर एंड इफ़ यू डू नॉट कवर हर हेयर शेव ऑफ हर हेयर। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़। वो कहते हैं यार फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज हो गया ना। जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपनी कम्युनिटीज़ को देख के, अपने आप को कहते हैं यार खैर इट डिपेंड्स, फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज हो सकते हैं लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुराने ज़माने की बातें सुन, ये रिलीजन पुराना हो गया। आई एम नॉट गेटिंग इनटू रिलीजन्स, मगर मैं वैसी बात कर रहा हूँ। अब रिलीजन वाले लोग पागल हैं, वो सोचते हैं स्टफ़ लाइक दैट। ये सब चीज़ें होती हैं रिलेटिज्म की। तो अगर आपने एब्सोल्यूटिज्म सोचना है, आप इस्लाम को सोच लो। एब्सोल्यूट, नो रूल्स, नो प्रिंसिपल्स, देयर आर रूल्स एंड दे आर अनचेंजेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। Relativism, Christianity, they tend to change themselves और societies। अगर आप अमेरिका का क्रिश्चियन देखते हो और अगर आप जाके एक रोम का क्रिश्चियन देखते हो तो उनमें भी फ़र्क आ जाता है। वो एक अमेरिकन न्यू टेस्टमेंट को देख रहे हैं और रोम जो हैं वो किंग जेम्स वर्जन देखते हैं। वो किंग जेम्स वर्जन भी बड़ा मज़े का। खैर उसका हम यहाँ पे हम दोबारा वापस वही बात हो गई कि हम religions को नहीं देख रहे। Should you consider the consequences of your actions while making ethical decisions? Should you consider the consequences of your actions when making ethical decisions? अगर आप एक ethical decision ले रहे हो, आपने उसको देखने की यार उसका consequence क्या होगा, क्या उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। इनामुल केंट नाम का बंदा था, उन अंकल जी ने हमें परेशान किया ये थ्योरी देके। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, एथिक्स क्या होते हैं, डियोंटोलॉजी। इसके अंदर वो कहता है वन व्यू इज दैट सोसाइटी इज बेस्ट सर्व बाय एवरीवन फॉलोइंग सर्टेन एथिकल रूल्स एंड obeying them no matter what the results are. Obey them no matter what the results are. So means an end in itself, in an end in itself। अगर आपको वाकई कोई बंदा पूछे उस्मान का एड्रेस है,
क्यों क्या करना है, मैंने उसको कत्ल करना है, क्यों कत्ल करना है भाई, उसने मुझे P1 उसने पढ़ाया तो उसने फेल कर दिया, मैंने उसको कत्ल करना है, ठीक है। अब दे दो, ये एड्रेस है यार, मेरी तरफ से 2 गोलियाँ मार देना, मेरा भी फेल हो गया था। तो वो डिओंटोलॉजिकल है। आपको पता है यार, आपके दोस्त को कत्ल करने लगे मारा, फिर भी एड्रेस बता दो तो यार मेरी तरफ से एक और भी लगा देना। आप नहीं कहते यार मैं देखूँ कि एंड रिजल्ट क्या होगा, इससे तो फंस जाएंगे, इससे मसला हो जाएगा। आप उसको बहलाओ या फिर पुलिस को फ़ोन करो, आपको तो खैर है यार, बताओ। एथिकल बनो, झूठ नहीं बोलना, एथिकल बनो। एथिक्स में क्या होता है, झूठ ना बोलो, ऑनेस्ट रहो सबके साथ, ऑब्जेक्टिव रहो, डोंट लेट एनीवन एल्स इन्फ्लुएंस योर माइंड। अपने दोस्ती के नाम पे अपने माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना। तो एंड इन इटसेल्फ, वो वहीं पे एंड हो जाता है सब कुछ। एक होता है जो कहता है टेलियोलॉजिकल एथिक्स, ये नाम याद रखने हैं आपने, ठीक है। इसमें तो वो कहता है कि द अपोजिंग व्यू पॉइंट टोटली उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये कैन नॉट डाइवर्स एन एक्शन फ्रॉम हिज कॉन्सिक्वेंसेस। आप देखोगे यार उसके आउटकम के, अगर अभी एक कत्ल करने से 100 बच रहे हैं तो एक को कत्ल कर दो, आउटकम देखो, ठीक है। ये टोटली डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। ये इनामुल कैन का पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसने आगे और भी थोड़ी बोंगियाँ मारी हुई हैं, मगर खैर ये डिओंटोलॉजिकल एथिकल पॉइंट है। ये टेलियोलॉजिकल एथिकल पॉइंट क्या है कि कंसिडर द आउटकम। इसको मैं एक अगर फ्रेज देता हूँ, एन एंड इन माइंड, आप एंड को माइंड में रख के बात कर रहे हो। व्हाट प्रोसेस डू पीपल, ये नहीं फारिग चीज़। रोल ऑफ एथिकल थियरी, इसका कोई फ़ायदा है, बिहेव टू अदर पीपल। आप नॉर्मल भी अगर आप एथिकल बंदे हो, एथिकल बंदे के अंदर आपको पता है वो प्रोफेशनल बिहेवियर और आपके पास कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, बड़ा कुछ इंटेग्रिटी। अब वैसे ही नॉर्मल लाइफ में भी आप बंदे चेंज हो जाते हो अगर आप फॉलो करते हो। कोई नहीं फॉलो करता, परेशान नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ आपके साथ। खैर, आप सबसे पहले क्या चीज़ होती है, द वे ऑफ योर लिविंग चेंजेस, द वे ऑफ यू रिएक्टिंग टू पीपल चेंजेस, द वे ऑफ एवरीथिंग चेंजेस इन योर लाइफ। हर चीज़ चेंज हो जाती है। बिजनेस लाइफ का क्या मतलब है, आपको गेन चाहिए, वो भी मटेरियल गेन्स चाहिए, ये नहीं क्या रुपया बच जाएगा, नहीं, आपको मिलियंस बचाने हैं। तो इसके अंदर डायलेमा आ जाता है कि वो अगर एथिकल रहेंगे, इतने एथिकल रहेंगे, अगर आप एक चीज़ बेच रहे हैं तो आप उसके अंदर आप ये भी बताएंगे यार इसके अंदर ये फॉल्ट है, तो कोई नहीं खरीदेगा, आप छुपाओगे बेचोगे ना, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप इतने ज़्यादा एथिकल हो गए तो मसला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एथिकल नहीं हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ना इस बुक में लिखा हो, मुझे ना बाद में शुरू कर देना भाई कि भाई इस बंदे ने कहा था एथिकल नहीं हो। तो एक मिशन चाहिए आपको, मिशन क्या चाहिए कि आप इसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो कि यार किस सर्कमस्टांस में हमने क्या लेके चलना है और हमने किस तरह चलना है। ये सारा हमने चैप्टर 10 में डिस्कस कर लेना है। इसके अंदर हमने पूरे 9 पॉइंट्स देखने कि हमें कौन सा कितना एथिकल बनना है। 9 पॉइंट्स आगे जाके देखेंगे। रिलेटिविज्म क्या होता है, non-cognitive recognizes the differences that exist between rules of behaving prevails in different cultures. The view that right and wrong are culturally determined is called ethical relativism. इसके अंदर आप बात करते हो कि यार एथिकल रिलेटिविज्म, अब आपने ये टर्म याद रखनी है, जिसके अंदर आप कहते हो मॉरल रिलेटिविज्म या फिर एथिकल रिलेटिविज्म। इसमें हम एथिकल रूल्स की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस, आप इसमें कहते हो यार हम देख लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, आप आउटकम देखोगे कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों के बिलीफ देखते हो। अगली इसके आगे कौन सी है, एब्सोल्यूटिज्म। तो रिलेटिविज्म के अंदर आप डिपेंड करते हो लोगों के। तो अब रिलेटिविज्म में क्या होता है कि व्हाट पीपल ऑब्जर्व, आप हर बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो। कोर्ट्स क्यों बनी हुई हैं, हर बंदे का अलग अलग केस चलता है। ये नहीं कि एक दफ़ा मर्डर हुआ है तो अब हर बंदे के मर्डर पे आप वही वाली फांसी चढ़ा दोगे, आप पूरा केस चलाते हो। तो वो रिलेटिविज्म की बात है। कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ चेंजेस होंगी, और आपके क्रिश्चियनिटी के अंदर या बाकी सब के अंदर वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, कंट्री वाइज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप एब्सोल्यूट बन जाते हो, अगर आप हर बंदे, अगर एक मर्डर है क्योंकि आपको पता हो यार वो एक बंदा 100 लोगों का कत्ल करने लगा था, बॉम्ब ब्लास्ट करने लगा था, और अगर आप उसको मार देते हो, वो आपको भी मर्डर कर, आपको भी फांसी पे चढ़ा देते हैं, तो आप उसको नहीं बचाओगे। अगर आप वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाते हो तो फिर इसका मतलब होगा कि आप
आपको फांसी पे चढ़ना ही होगा। अगर आप वो 100 बंदों को बचा भी लो तो आप उसको रोकोगे, बंदे को नहीं रोकोगे। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है लोगों के अंदर। इसलिए इसकी ये स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिविज्म की क्या स्ट्रेंथ है कि लोग ज़्यादा ओपनली बेहतर करते हैं ज़्यादा अगर रिलेटिविज्म हो। और फ्लेक्सिबिलिटी, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप हर बंदे की बात सुनते हो और इसलिए ज़्यादा चांस नहीं है सक्सेस होने के। क्रिटिसिज्म क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। द स्टेटमेंट ऑल स्टेटमेंट्स आर रिलेटिव इट्स इटसेल्फ एन एब्सोल्यूट। इस बारे में सोचा, मुझे कभी समझ नहीं है इस बात की कि कॉन्ट्रडिक्शन इसके अंदर क्या है। सबसे बड़ा मसला इसके अंदर क्या है कि जो आप कहते हो कि यार ऑल स्टेटमेंट्स आर रिलेटिव, मैं आपसे कहूँ कि ऑल स्टेटमेंट्स आर रिलेटिव। हर चीज़ रिलेटिव होती है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, हर बंदा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता है, उसके बाद अपना एक जज करेगा, असेस करेगा। ये अपने आप में एक रिलेटिव बात है, एब्सोल्यूट बात है। तो अगर आप पूरा का पूरा ये बात सोचते हो तो ये तो पूरा का पूरा रिलेटिविज्म भी एब्सोल्यूटिज्म हो जाता है, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है। सोचो इस बारे में। फिलॉसफी ऑफ एनीथिंग गोज, रिलीजन किधर गया? अगर आपने हर चीज़ रिलेटिव कर लेनी है तो रिलीजन कहाँ गया? मसला हो जाएगा। तो आपके जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो इस चीज़ को अपोज करेंगे। मैं पर्सनली खुद भी करता हूँ। उसके बाद आप बात करते हो नेचुरल मॉरल लॉज की, तो रिलीजियस लॉज की तो यार ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म कर दें रिलीजन से तो मसला हो जाएगा। ये उसके आर्ग्यूमेंट आ रही है कि मसला है। फिर उसके बाद आपको पता है ऑब्जेक्टिविटी, अगर बंदा ऑब्जेक्टिव ही नहीं, अगर आप इतना रिलेटिविज्म की बातें करो उसको तो ऑब्जेक्टिविटी का मसला है, फिर फंस गए। एब्सोल्यूटिज्म मैंने आपको बता दिया था, अनचेंजिंग। एब्सोल्यूटिज्म एब्सोल्यूट, बिल्कुल फर्म, इट्स टॉप देयर, कोई मसला, कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। रिलीजन्स एक जगह रुक गए एक्सेप्ट फॉर क्रिश्चियनिटी, वो चेंज हो जाता है, वो बार बार चेंज करते हैं उसे। लॉ, नेचुरल लॉ, डियोंटोलॉजिकल अप्रोचेज, वो आप देख लोगे नीचे को डियोंटोलॉजिकल क्या होती हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा क्या है कि आप एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करते हो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ डजंट एग्जिस्ट। If it doesn't exist, then the statement that it does not exist cannot be true. वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है थोड़ा सा। ये अब मतलब आप देखोगे बीबीबी की राइटिंग, आपको यार क्या कह रहे हैं। खैर, तो एक्शन द राइट, आप देखते हो यार एक रूल बन चुका है कि ये इस बात सच है, ये बात सही है, एथिकल है, और वो एथिकल है। आपने किसी को मारना नहीं हो, बेशक आपको अच्छी घंटी लगाया, आपने उसको मारना नहीं, और आप उसको मार नहीं सकते आगे तो एथिकल हो। खाली एथिकल बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर छोड़ो इस बात को, आगे हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। आप क्रिटिसिज्म में कहते हो कि नो अकाउंट ऑफ, ये जितने भी उसके हैं ना रिलेटिविज्म के पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स इसके क्रिटिसिज्म बन जाते हैं, क्योंकि उससे टोटली ऑपोजिट है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता इसके अंदर। हम जा रहे हैं आगे डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के अंदर। डियोंटोलॉजी के अंदर इनामुल कैंट, इस बंदे का नाम मैंने आपको लिया था। ये बंदा बहुत अजीब बंदा है, इसने बड़ी ग्रीक था ये। और डियोंटोलॉजी का वर्ड जो है ग्रीक का वर्ड है ड्यूटी का, और इसके अंदर इसने बात की थी, हमें बताया था पूरा। इसने कंसर्न करा था एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर, इसने एथिकल एब्सोल्यूटिज्म को प्रमोट किया। और उसके बाद आप बात करते हो, उसने इम्पेरेटिव बताए थे, उसने आपको हाइपोथेटिकल बताया, उसने आपको कैटेगोरिकल बताया, उसने आपको सारा कुछ बता दिया। और एंड इन इटसेल्फ ये बात उसने कह दी थी, ठीक है। और ये देखें उसने कोट दिए हैं। आई डोंट बिलीव कि उन्होंने आपको बाइबल के कोट्स यहाँ उठा के देते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज का कोट है, इन एवरीथिंग ड्यू टू अदर्स व्हाट यू वुड हैव, अच्छा, इन एवरीथिंग ड्यू टू अदर्स व्हाट यू वुड हैव डन देम डू टू यू, फॉर दिस सम्स अप द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। ये उसने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज का, ये इसको एक और इंग्लिश राइटर ने कहा था, डू ऑन टू अदर्स द वे यू वुड वांट अदर्स टू डू ऑन टू यू। तो ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज के अंदर उन्होंने, उसने मतलब उस बंदे ने इसके अंदर चेंज कर दिया था। खैर इसको छोड़ने इसकी ज़रूरत नहीं है, सब बकवास लिखी हुई है उन्होंने, अपनी बाइबल प्रमोट की। क्रिटिसिज्म ऑफ कैंट पढ़ सकते हैं आप, मैं इसमें नहीं जा रहा। उसके आगे बात देखते हैं। हाँ, दो चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आ रही हैं वो आपने देखनी, यूटिलिटेरियनिज्म जो भी है इसको लिखा हुआ है, और दूसरी चीज़ है ईगोइज्म। दोनों चीज़ें हैं, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। आपको पता है यार एक स्कूल के अंदर बम धमाका होने वाला है और आप उस बंदे को बचा सकते हो जिसके आगे 500 स्टूडेंट्स बच जाएंगे, तो आप किस तरह बिहेव कर रहे हो?
यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। आप देखते हो कि यार जो भी बेस्ट होगा लोगों के लिए मैं वही करूँगा, जो ग्रेटेस्ट लोगों के ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए बेस्ट होगा मैं वो कर दूँगा। अगर मेरी जान जाती है 500 को बचाते हो तो मैं बचा लूँगा। गुड। ईगोइज्म क्या देखते हो? आपको तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगा, अपनी जान तो बचाओ। आप सोचते फिर भी अच्छा हो, मगर आप अपना पहले सोचते हो बेस्ट फॉर मी। आपको तो यार व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज़ द सेकंड बेस्ट फॉर अदर्स, ये ईगोइज्म है। इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी मतलब मज़े की चीज़ नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स मैं प्रॉब्लम्स में और उसमें नहीं जा रहा, फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। फिर क्रिटिसिज्म और ईगोइज्म और ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। और ये नई चीज़ आई है प्लूरलिज्म, और ये कह रहा है कि डिफरेंट व्यूज़ आ सकते हैं। अगर आपको पता है एक एक्सट्रीम इस तरफ है और एक एक्सट्रीम इस तरफ है, एक राइट साइड पे एक्सट्रीम है, एक लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम है, दोनों पैरेलल हैं। जब दोनों पैरेलल हो जाती हैं तो दरमियान में उन्होंने कोई ना कोई चीज़ निकाल देनी चाहिए यार कि आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हो। उसके अंदर उसको कहते हैं प्लूरलिज्म आ जाता है कि डिफरेंट व्यूज़ में एग्जिस्ट। इन्फ्लुएंस होता है आपका एथिक्स के अंदर। इन्फ्लुएंसेस ऑन एथिक्स कैसे होंगे, कहाँ से होंगे? इंडिविजुअल, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दे देता है। सिचुएशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। किसी सिचुएशन में कुछ चीज़ सही होती है, किसी में वो चीज़ गलत हो जाती है, किसी में वो चीज़ ही सही होती है, वो गलत हो जाती है, डिपेंड्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या आ सकते हैं? आपकी एज, आपका जेंडर, आपके बिलीफ्स। अगर आप इस्लामिक हैं और आप कहेंगे यार आपको इस्लाम के कुरान में वक्त चेंज हो गया, आप पागल हो जाएंगे, आप कहेंगे यार चेंज नहीं हुआ। क्रिश्चियन को ये बात बुरी नहीं लगती, हो कहता हाँ चेंज हुआ, फिर क्या हो यार, हमने अभी 1971 में पहली बार चेंज, हमने 1971 में लेटेस्ट चेंज किया। गुड। पहले ओल्ड टेस्टमेंट था, फिर न्यू, उससे पहले किंग जेम्स वर्जन था, फिर हमने न्यू वर्जन लिया, न्यू टेस्टमेंट। अब हम सिंपल बाइबल भी उठा लाए हैं जो सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन, जितनी आपकी एजुकेशन है, जितने पढ़े लिखे हैं उतने मसले में। एम्प्लॉयमेंट, जिधर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट रूल्स होते हैं। कंट्रोल कितना आपके पास, जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे आप। पर्सनल इंटेग्रिटी कितनी है। अगर आप मौका ही ढूंढ रहे होते हैं, कहते हैं नेक कौन है भाई जिसको मौका नहीं मिला। अगर आप मौका ही ढूंढ रहे हैं तो कोई आपको नहीं बचा सकता। कोलबर्ग का फ्रेमवर्क है जिसको हमने इंशाल्लाह अगले चैप्टर में, अगर मेरे ख्याल से इस चैप्टर में अगर हुआ तो हम देख लेंगे, वरना अगले चैप्टर में हमने इसको बेसिकली देखना है। सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होंगे? रिवॉर्ड, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, वर्क रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ये सब चीज़ें एक दफ़ा इसको माइंड में लेके रन करें और देखें क्या फ़र्क रहता है। ये सब उसकी डिटेल लिखी हुई है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। 3 लेवल्स आपने देखने कोलबर्ग्स के। सॉरी एक सेकेंड, ठीक हो गया। अच्छा, कोलबर्ग्स के 3 लेवल हैं जिसके अंदर आपने देखा मॉरल डेवलपमेंट के। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, दोनों के अंदर दो दो मिनी पॉइंट्स हैं। प्री कन्वेंशनल क्या होता है? वो रिवॉर्ड, पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ जाता है। पहले पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेड चाइल्ड होता है। मैं इसको बच्चे के साथ लेके चलता हूँ, चाइल्ड के साथ। जब आपको बेटा होता है, छोटा है, बच्चा होता है, छोटा है, बेटी होती है, जो भी होती है, उसको आप पनिश करते हो। उसको उसमें ये नहीं होता मुझे पैसे चाहिए। 2 साल वाले बच्चे को पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरी माने नहीं चाहिए उनको। उनको क्या चाहिए? जी हाँ, उनको पनिशमेंट चाहिए। आप उनकी भी चीज़ रोक दो, उनको मार दो, एक थप्पड़ मार दो, नहीं मानो, नहीं मान रहे तो मारो उनको। मतलब नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि मारो, नहीं, गलत बात है, नहीं मानना, मगर फिर भी खैर ना माने तो फिर ज़्यादा मसला हो जाता है, इसलिए मार देना चाहिए होता है कभी कभी। उनको पनिश करना आपने, ठीक है। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। वो अपने पर्सनल बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट। कहते यार मैं, अगर मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा? 5 साल का बच्चा, 6 साल का, बोला ठीक है मैं आपसे बाहर से सब्ज़ी ले आता हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा? जो चेंज बचती है वो मैं रख रहा हूँ। कहेंगे ठीक है रख लो। ये इंस्ट्रूमेंट, उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सोच रहा है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट लेके चल रहा है, पैसे को लेके, ठीक है। लेवल 2 कन्वेंशनल, जब वो 11, 12, 13 साल के हो जाते हैं तो आपने उसके क्या चीज़ देखी होती है? यार गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन। उनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। अगर कोई अच्छा काम करे आपको, यार उनको अप्रिशिएट करो। होता है ऐसे ही।
आप उनको अप्रिशिएट करो जितना आप लोग, आपको पता है ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा आप किसी को इस तरह इफेक्ट कर सकते हो उसको अप्रिशिएट करके, आप उसको अप्रिशिएट करते हो। उसके बाद आप तकरीबन 16, 17, 18 ईयर्स तक हो जाते हो, तब आप लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हो जाते हो, तब वो नेचुरली आपके अंदर एक चीज़ जो आती है वो आती है, क्या चीज़ आती है सर? जी हाँ, आपके रिलीजन की चीज़ें, आप उन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो, आप 5 वक्त नमाज़ें पढ़ रहे होते हो, आप कुरान पाक पढ़ रहे होते हो, आप कुछ याद कर रहे होते हो, आप प्रमोट कर रहे होते हो अपने रिलीजन को, आप ये चीज़ें देख रहे होते हो। क्यों? आपके लॉ एंड ऑर्डर में लिखा, आप नॉर्मल कंट्री का लॉ नहीं फॉलो करते। खैर हम जिस कंट्री से हम लोग उस कंट्री खुद नहीं फॉलो करते, हम उनको प्रमोट क्या करेंगे, एक ये बात है। फिर एक आपसे पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम एक और पढ़ेंगे, जॉन शॉल्स वाला, और उनका भी एक है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। आप कहते हो कि यार वेलफेयर, बाकियों का वेलफेयर, आप अपने आप को पीछे कर देते हो। आप कहते हो यार लोगों की बेसिक वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटीज़ कंप्लीट हो रही हैं नहीं। मैं अगर कोई दरख्त काटूंगा यहाँ पे, किसी कोई उससे छाँव ले रहा था, किसी को कोई मसला हो रहा था, कोई उससे फ़ायदा उठा रहा था, मैं तो नहीं उसका नुकसान कर रहा। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट बंदे बन जाते हो। आप देखते हो कि यार लोगों को क्या फ़ायदा, लोगों को नुकसान या लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मैं वो काम करूँगा, लोगों को अगर नुकसान हो रहा है तो मैं वो काम नहीं करूँगा। फिर आप जाते हो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की तरफ। आप पूरी की पूरी दुनिया भर में सोचो यार मैं ये कूड़ा फेंकूँगा, अगर मैंने एक बिस्किट का पैक खाया है उसका जो सा रैपर है मैं तो दीवार ज़मीन पे फेंक दूँगा, मुझे देख के और 5 लोग फेंकेंगे, और उन 5 को देख के और 100 लोग फेंकेंगे। इस तरह करके वो बाकी कंट्रीज में भी बात चलेगी। और ऐसा होगा कि हम कभी मार्स पे जाएंगे और मार्स पे भी इस तरह ही हो रहा होगा, एलियंस कर रहे होंगे। ख़त्म हो गया सारा कुछ। आप वाइडर यूनिवर्स के बारे में सोचते हो, बहुत आगे चले जाते हो आप, तब आपको कहा जाता है कि ये बंदा पागल हो गया। तब आपको या तो जंगल में भाग जाते हो आप, अगर आप वहाँ से नहीं भाग जाते, बच जाते हो, तो फिर जंगल भाग नहीं पाते हो, मौका नहीं मिलता, तो आपको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। क्रिटिसिज्म बाइस्ड, ओवर वैल्यूज़, ऑन वैल्यूज़, हर बंदे की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। हाँ, क्यों भाई हम क्यों करें? इन्फ्लुएंस ऑन एक्सेप्टेबिलिटी, हर बंदे का अपना इन्फ्लुएंस है भाई, उनकी मर्जी, उनको एक्सेप्ट करना नहीं करना। मेथड ऑफ रीजनिंग, कैसे रीज़न करोगे, कैसे डिसाइड करोगे। और एज्यूम इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मैं अपने आप को क्या समझूंगा, मैं अपने आप को क्या समझूँ, मैं अपने पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 5 समझ लेता हूँ, ठीक है, मगर मैं क्या हूँ, मैं स्टेज 3 पे बैठा हूँ। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। और सिचुएशनल फैक्टर्स में आप आ जाते हो, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा यार, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसका कोई क्वेश्चन भी आपके सामने कोई क्वेश्चन भी नहीं इसका आया हुआ, क्योंकि कोई चीज़ें नहीं है, ये बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें। सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड, अथॉरिटी क्या चाहिए, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, वर्क रोल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फील्ड क्या होती है, इनको ना भी बड़े खैर है। नेशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है। ए विच इज़ बी टू डू सी विद इन विच इज़ इन ब्रीच ऑफ डी। देखें ये क्या बकवास करो यार, क्या चीज़ है ये। फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद एथिकल सिचुएशन, क्या फ्रेमवर्क है सर? द टकर, द AAA एंड टकर मॉडल्स कैन बी यूज्ड। ये कौन सा मॉडल है? बड़े अच्छे मॉडल्स हैं ये। AAA मॉडल जो है वो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का मॉडल है, जो कि इन दो बंदों की तरफ से 1990 में, ठीक है, ये वो टाइम से जब हम पैदा ही नहीं हुए थे। 7 स्टेप मॉडल, 7 क्वेश्चंस आपने पूछने। व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या फैक्ट है केस का। इसको हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि यार एक बंदा बहुत गरीब है और उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, और उसका बच्चा मरने वाला है भूख से, और या फिर दूध की भी ज़रूरत नहीं है आपको, यार बच्चे ने मेडिसिन खानी है, मेडिसिन बहुत महंगी और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो बच्चा मरने वाला है, और उसके बाप ने किसी ना किसी तरह अपने बच्चे को बचाना है। ऑब्वियसली उसका बेटा है, उसने बचाना है, बेटी भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए वो क्या करेगा, चोरी करेगा। तो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, इशू क्या है, बंदे ने मेडिसिन चोरी की अपने बच्चे को बचाने के लिए। इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं भाई, दी शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उस बंदे ने एक जान बचाने के लिए $100 की चीज़ चोरी कर ली, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है मगर है बड़ी बात, चोरी किया उसने अनएथिकल, मगर उसने एक जान बचाने के लिए। व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़,
कि सोशली एक्सेप्टेबल है चोरी करना? नहीं, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सेप्टेबल है। क्यों? जान बच रही किसी की, उससे जान बच रही है। कॉन्टेक्स्ट देखो यार, प्रोफेशनल बिहेवियर बंदा देखो, पहले भी ऐसे कुछ करता रहा? नहीं, पहले नहीं ऐसा करता रहा, उसको बहुत मजबूरी थी इस पार करने की, बच्चा अपना बचाना था। वो बंदा प्रिंसिपल वाला बंदा था, उसके नॉर्म्स वाला बंदा था। ये सब चीज़ें देखनी आपने। तो आपको यार पहले वो नहीं करता था, मगर उसको करना पड़ा इस बार। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या थे? बच्चे को मर जाने दो, चोरी नहीं करो, एथिकल रहो। हो सकने देना था ऐसा? बच्चे की जान बचानी है ना आपने, चोरी कर ली गलत बात है, विल सी। तो आपने ये देख लिया कि इसका ऑल्टरनेटिव एक्शन क्या था, क्या हो सकता था? बच्चे मर जाता, बच्चे को मार देते, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वेर व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन? स्टेज 3 या स्टेज 4? क्या बेस्ट है? बच्चे को मरने नहीं देना, तो क्या बेस्ट है? चोरी करना ही बेस्ट था। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन? तो ये अब आपने देखना है कि क्या आउटकम क्या आएगी। ये हमेशा एक से ज़्यादा हो सकती हैं, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा हो सकती हैं। हमारी एग्जाम्पल में सिर्फ दो हैं। क्या? मेडिसिन ले लो, चोरी कर लो मेडिसिन, या फिर बच्चे को मर जाने दो। तो आप क्या करते हो? आप मेडिसिन चोरी कर लेते हो। तो व्हाट इज़ योर डिसीजन? कि बंदा ठीक है, उसको कोई मसले की बात नहीं है, उसने अपनी एक जान बचाने के लिए, एक बच्चे की, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसने ये किया है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसलिए वो अनएथिकल काम था। मगर इस सिचुएशन के अंदर उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे तो पेमेंट अगर गवर्नमेंट पे कर दे, पुलिस पे कर दे, कोई चैरिटी अथॉरिटीज़ पे कर दें, या फिर वो फ्यूचर में खुद ही पे कर दे। सिंपल, ठीक हो गया? तो और हाँ, आपके पास ये क्वेश्चन भी लिखा हो, क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन। टक्कर 5 क्वेश्चन। क्या चीज़ हम करने जा रहे हैं प्रॉफिटेबल है? क्या वो चीज़ लीगल है? एक प्रॉफिटेबल तो है, प्रॉफिटेबल तो बुकीज़ भी प्रॉफिटेबल हैं। क्रिकेट मैच जो कल फिक्स हुआ है वो प्रॉफिटेबल ही था, मगर क्या वो लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है। क्या वो फेयर है? फेयर किस चीज़ के साथ? जो पार्टीज जो इफेक्ट हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो उनके साथ फेयर है? अगर फेयर है तो गो ऑन। अगर वो राइट है, राइट क्या है? वो पूरी सोसाइटी के साथ, क्या वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप? क्या वो काम ठीक कर रहे हैं आप, सही तरीके से कर रहे हैं? और क्या वो सस्टेनेबल किस चीज़ का सर? इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट। ठीक हो गया? ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और आई होप कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट हो गया सर, इसको आप देखिएगा। अगर आप उसका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।